Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो हम क्या करने वाले हैं, हमारा चैप्टर 4 है जिसका नाम है टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, उसकी वर्कशीट हम करेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 है। बढ़िया तरीके से हमने क्या देखा था, इसमें टाइमलाइन को भी समझा था, ए डी बी सी बी सी ई और सी, हर चीज को अच्छे से समझाया गया था कि टाइम ये लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, कौन सा कैलेंडर हम ओवरऑल फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते। बहुत सारे ब्लैंक्स हैं, देख लो अब आप। चलो क्या कर दो, फटाफट से लाइक शेयर कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। और आपके सामने आ गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द अर्थ हैज अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ विच वी डैश ऑक्यूपाई ओनली अ टाइनी पार्ट, द मोस्ट रिसेंट वन। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अर्थ हैज अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। जो अर्थ है उसका जो इतिहास है बहुत ही लंबा इतिहास है। ऑफ विच, जिसका, हमारा, ऑक्यूपाई ओनली अ टाइनी पार्ट है ना, जिसमें क्या जो है टाइनी पार्ट ऑक्यूपाई करते हैं, द मोस्ट रिसेंट वन, वो भी अभी जो रिसेंट का चल रहा है। किसकी बात हो रही है, कौन है जो सिर्फ टाइनी पार्ट कवर करते हैं हमारी अर्थ की हिस्ट्री का, जितनी हिस्ट्री रही है उसके हिसाब से, बताओ जल्दी। तो क्या होगा हमारा आंसर, ह्यूमंस। मैंने बोल भी दिया था हमारा, मेरे मुंह से निकल भी गया था हमारी हिस्ट्री। ठीक है, डैश स्टडी द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ लाइक द सॉइल, स्टोन्स, हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, सीज, ओशंस एंड अदर सच पार्ट्स ऑफ द अर्थ। है ना, क्या स्टडी करता है फिजिकल फीचर, किसके, अर्थ के। इनमें से क्या है जो अर्थ के फिजिकल फीचर्स को स्टडी करता है, जैसे सॉइल को, है ना, स्टोन्स को, जो स्टोन्स की स्टडी करे, हिल्स की स्टडी करे, माउंटेन्स की स्टडी करे, रिवर्स की, सी, ओशंस, है ना, और अर्थ के ऐसी पार्ट्स की जो स्टडी करने का काम करता है, उसे क्या बोला जाता है, किसकी, कौन है। मतलब आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं, जियोलॉजिस्ट बोलते हैं, सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं, क्या बोलेंगे उन्हें, यही बताना है। ठीक है, अब इतना बड़ा हिंट दे दिया, क्या बोला जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट करते हैं। मैंने आपको एक बताया भी था पढ़ाते वक्त, है ना, कि जियो में क्या आ जाता है, आप ये समझ जाओ, जियोग्राफी, है ना। जियो में अगर आप ऐसे याद कर लो, जियो में ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में आप किसके बारे में पढ़ते हो, आप ज्योग्राफी में लैंड के बारे में पढ़ोगे, आप वाटर के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, और किसके बारे में पढ़ोगे, ये सारे जो माउंटेन्स, हिल्स, रिवर्स, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि इसको जो स्टडी करता होगा नेचुरल फीचर्स को, उनको क्या बोलेंगे, जियोलॉजिस्ट। Dash study the remains of plants, animals and humans from millions of years ago in the form of fossils. कौन है जो रिमेन्स, प्लांट के रिमेन्स, जैसे एनिमल्स के, प्लांट्स के, या ना ह्यूमंस के जो रिमेन्स है ना, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो फॉसिल से फॉर्म हुए, कौन इसको स्टडी करने का काम करता है, बताइए कौन स्टडी करते हैं। कौन इसको स्टडी करने का काम करते हैं। क्या होगा, जल्दी बताइए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं, जियोलॉजिस्ट तो देखो हो गया, क्या बोलेंगे इनको, हमने पढ़ा था ना, पैलियोंटोलॉजिस्ट। ठीक है, एट प्रेजेंट द डैश इज कॉमनली यूज वर्ल्ड वाइड। एट प्रेजेंट क्या यूज होता है, वर्ल्ड वाइड किसे यूज किया जाता है ना, दुनिया भर में मोस्टली इसी को फॉलो करते हैं। चलो मैं आपको हिंट दे देती हूँ, एक कैलेंडर है। अब इतना बड़ा हिंट मैंने दे दिया, ये क्या है, कैलेंडर है जो इसको वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। तो कौन सा कैलेंडर हो जाएगा, इजी है, जब कैलेंडर ही बोल दिया, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर हम यूज़ करते हैं, है नाम से ऐसा लग रहा है, बड़ा ही हैवी सा नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। मतलब जिसमें वही 365 डेज हम लेते हैं, है ना, वीक्स होते हैं, संडेज होते हैं, मतलब मंडे, ये जो वीक्स रहते हैं और मंथ्स रहते हैं प्रॉपर 365 डेज का, तो वो यही वाला पैटर्न या कैलेंडर हम फॉलो करते हैं।
ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड ज़्यादा करके इसी को यूज़ किया जाता है। बाकी सब रिलीजन वाइज सबके अपने अपने कैलेंडर भी होते हैं, जैसे अब हिंदूज़ के हमारे पंचांग वगैरह जो ऐसे रहते हैं, मुस्लिम्स के अपने कैलेंडर होते हैं, ठीक है। चलो, डैश इट इज़ एनी पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, किसको बोला जाता है? 1000 ईयर के पीरियड को क्या कहा जाता है? जैसे हम बोलते हैं ना 10 ईयर्स के पीरियड को हम डिकेड बोलते हैं, दशक। 100 ईयर्स के पीरियड को हम सेंचुरी बोलते हैं, सदी। ऐसे ही 1000 ईयर्स के पीरियड को क्या कहा जाता है? बताओ। अब तो हिंट दे दिया, वैसे तो आपको ये समझ में आता ही नहीं जब तक हिंट नहीं देती, मुझे पता है, जहां तक जिसने पढ़ा है ध्यान होगा तो उसको तो वो तो बता ही देगा। लेकिन क्या बोला जाता है इसको? 1000 ईयर्स के पीरियड को मिलेनियम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिलेनियम बोलते हैं, ठीक है। डिकेड 10 के लिए, सेंचुरी 100 के लिए, पता ही है आपको, क्रिकेट वगैरह देखते होंगे ज़्यादा करके ना, पसंद रहता है सबको सेंचुरी सेंचुरी सेंचुरी, और मिलेनियम 1000। चलो, तो ये आपके फिलिंदा ब्लैंक्स हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्रू एंड फॉल्स। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ मेजरिंग टाइम, ईयर्स, डिकेड, सेंचुरीज, मिलेनियम्स, है ना। बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं टाइम्स को मेजर करने के लिए, है ना। समय को मापने के लिए बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं, वेज होते हैं। ईयर्स, डिकेड्स, सेंचुरीज, मिलेनियम्स। क्या हम यही बोलते हैं इतने सालों में, इतने दशक में, इतनी सदियों में, सेंचुरीज में, इतने हजारों सालों में, मिलेनियम्स में? इज इट ट्रू और फॉल्स? अब भी मैंने आपको क्या समझाया था? अभी मैं समझा रही थी ना, हम डिकेड्स या सेंचुरीज ये सब बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली ये क्या होगा? ट्रू होगा ना। अब भी तो बता रही थी मैं आपको, हम डिकेड में, सेंचुरीज में, मिलियन से, जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं, टाइम मेजर करते हैं, ऐसे तो बोलते हैं, इतने सेंचुरीज अगो, इतने 1000 ईयर्स अगो, है ना। Sources of history are many. They help us reconstruct and interpret historical events. History को पता करने के जो sources होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, काफ़ी sources होते हैं, many sources we have. They also help us. और ये क्या करते हैं? हमें मददगार होते हैं। ये sources से हम क्या करते हैं? अगर कोई चीज़ हम कर रहे हैं तो source के थ्रू पता चल रही है, तो हम उससे कुछ काम करना चाह रहे होंगे, तभी तो। जैसे अगर हिस्ट्री पता की जा रही है तो सोर्सेज जो मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? जो भी ऐतिहासिक ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनको पहले तो जोड़ेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, और क्या करेंगे? इंटरप्रेट करेंगे उसके बाद। अच्छा, यहाँ से ये पता चला, वहाँ से इंफॉर्मेशन पता चलेगी, यहाँ से ये पता चलेगी, उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और उसके बाद फाइनली उसको इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। आज जो भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पहले जो हिस्टोरियंस रहे होंगे उन्होंने ढूंढा होगा सोर्सेज के थ्रू, सिक्कों से देख लिया, किताबों से देख लिया, है ना, ऑब्जेक्ट से देख लिया होगा, बिल्डिंग के रिमेन्स से देख लिया होगा, ट्रैवलॉग से देख लिया होगा, इन चीजों से देखा होगा, तब इकट्ठा करा होगा, रिकंस्ट्रक्ट किया होगा, आफ्टर दैट इंटरप्रेट किया होगा, जो आज हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? इससे ज्यादा डीप अब मैं क्या ही समझाऊं, है ना। आप बोले हम इतनी देर में आप ट्रू या फॉल्स बता दो और आगे बढ़ते, नहीं, चीजों को समझना भी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा, सही है, ठीक है। Genetics, the branch of psychology that studies how in plants, animals or humans certain features and characteristics get passed down from one generation to the next. मतलब जेनेटिक्स का मतलब बताया जा रहा है, हम कहते हैं ना, अरे इन लोगों की फैमिली की जेनेटिक्स ही ऐसे, इसके पापा टॉल हैं, स्लिम है, इसलिए ये भी टॉल और स्लिम है ना। अच्छा, अगर मानो 3 जनरेशन आपको साथ में दिख रही तो अच्छा, इसके दादाजी भी ऐसे थे, पापा भी ऐसे, ये भी ऐसे ही है। आप क्या बोल देते हो कि जेनेटिक्स ही ऐसे, है ना। यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फीचर्स पास हुए, है ना। जैसे मैं अपना बताऊं, जैसे मेरी मम्मी है, तो मेरी मम्मी के यहाँ पे मेरा दिखता है ना मोल, तो मेरी मम्मी के भी लेफ्ट साइड में थोड़ा इधर है। अब मेरी जनरेशन आगे जाएगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन सब देखते हैं, क्या बोलते हैं? अच्छा, मम्मी से मिला है, मम्मी जैसे हैं, तो जेनेटिकली, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, क्लियर। चलो, अब many Indian calendars rely on the position of the earth and the sky to define the months of the year. बहुत से जो भारतीय इंडियन कैलेंडर्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? अर्थ और स्काई की पोजीशन में। अगर उन्हें क्या करना है? डिफाइन करना है ना, उन्हें क्या करना है? पोजीशन पता करना है कुछ भी, तो किसकी पोजीशन पे बेस्ड है? किसकी पोजीशन देख के पता लगा रहे? अर्थ की और आसमान की। अच्छा, ऐसा है क्या? बता दो, ट्रू है या फॉल्स है? इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? Many Indian calendars rely on the position of the earth and the sky to define the months of the year. बताओ बताओ, सोचो सोचो, क्या अर्थ और स्काई है? नहीं, सन और मून, सूर्य और चंद्रमा। आते ना पंडित लोग, पंडित जी, जजमान, आपके सूर्य की दशा ये है, चंद्र की दशा ऐसी है, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, सूर्य चंद्र, ठीक है। फॉल्स हो जाएगा ये।
एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट टाइम टू द प्रेजेंट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का क्या काम होता है, वो स्टडी करते हैं ह्यूमन सोसाइटीज को और कल्चर्स को फ्रॉम द ओल्डेस्ट टाइम टू द प्रेजेंट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कोई ह्यूमन सोसाइटी है, वहां गए, पूरा सब स्टडी कर रहे हैं, जान रहे हैं कि अच्छा आपका ये संस्कृति है, ये कल्चर है, पहले ऐसा था, अब ऐसा है, तो ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट ही हैं या कोई और करता है ऐसा? और अगर एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं तो क्या यही काम करते हैं, कुछ और काम करते हैं? ट्रू है स्टेटमेंट या फॉल्स है? तो ये क्या हो जाएगा, मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है, ट्रू है। ठीक है, चलो तो ये आपके ट्रू फॉल्स हो गए, आगे बढ़ते हैं। What role did chieftains play in early communities? पहले के जो समुदाय थे, कम्युनिटीज थे, उसमें सरदार लोग है ना, जो चीफ लोग होते थे, उनका क्या रोल रहता था? What role did chieftains play in early communities? पहले की जो समुदाय कम्युनिटीज बनी हुई थी, क्या रोल था इनका? अगर आप चीफ हो, आप सरदार हो, तो आपका क्या रोल होगा? चलो देख लेते हैं। They took care of the people and organized the community। भाई सही बात है, जो उनके लोग हैं, जो अपने लोग हैं, उनका ध्यान रखना है ना, उनकी केयर करना, सेवा करना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। देखो, अगर आपको कोई लीडर बना देता है, कोई आपको हेड बना देता है कहीं का, है ना, तो आप अपने लोगों का ध्यान रखोगे ना कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो अगर आप चीफ हो तो क्या करोगे, अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी के लोगों को ध्यान रखोगे, उनको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज रखोगे। पता चले आपस में लड़ाई भिड़ाई हो रही तो आप बोलोगे मुझे क्या, मेरे को क्या करना, मैं किसी के मामलों में नहीं पड़ता। अरे नहीं भाई, आप सरदार बन गए तो अब आपको मामलों में पड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो। What is the source of history? हिस्ट्री के सोर्स क्या है, क्या बोलेंगे? चलो देख लेते हैं। A place, person, text और object providing information about the past। चाहे कोई जगह हो, ताजमहल देख लेते हैं हम, कुतुब मीनार देख लेते हैं हम, और भी बहुत सी चीजें, या कोई पर्सन हो, या टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं हम, वैदिक टेक्स्ट वगैरह हो गए, उपनिषद, इनको रीड कर रहे हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट कुछ भी पढ़ लिया, कुछ भी ऐसे टेक्स्ट पढ़ लिए पुराने, या कोई ऑब्जेक्ट हमने देख लिया, है ना, कुछ भी चीज़ें, वैसल मिल गए, है ना, या आपको पॉट्स मिल गए, रिमेन्स मिल गए, कुछ भी ऐसे, तो उनके थ्रू क्या कर पाते हो आप, इतिहास को जान पाते हो। ये आपको क्या करते हैं, इतिहास की जानकारी प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं। तो ये प्लेस, पर्सन, टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो गए, ये सोर्सेज हो गए, है ना। पर्सन, प्लेस और थिंग में नाउन की डेफिनेशन नहीं बता रही हूँ, हम क्या देख रहे हैं, सोर्सेज हैं। हिस्ट्री को पता लगाने के लिए जो सूत्र हैं, सोर्स हमें मिलते हैं। क्लियर, चलो। What period is known as the Ice Age? कौन सा पीरियड आइस एज कहलाता था? आइस एज आया था ना, आइस एज आया था ना, आइस एज नहीं बोल रही हूँ, आइस एज बोल रही हूँ। नाम से आइस यानी बर्फ, है ना। क्या बोलेंगे, अ टाइम व्हेन मच ऑफ द अर्थ वाज कवर्ड विद आइस। ऐसा वक्त आया था एक बार पृथ्वी में जब पूरा लगभग मच जो हमारा एरिया है अर्थ का, वो क्या हो गया था, पूरा बर्फ से ढक गया था। हम ये नहीं बोलेंगे कंप्लीटली, लेकिन ज़्यादातर जो हिस्सा है, पार्ट है, वो क्या हो गया था, स्नो से, मतलब आइस से कवर हो गया था। क्लियर, अगर मेरे मुंह से अर्थ निकल गया हो कि अर्थ से कवर हो गया तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आइस है। ठीक है, थोड़ा सा फंबलिंग हो जाती है, कोई बात नहीं, इंसान है, इंसानों से गलती होती है। Why is it important to consider multiple sources when studying history? ऐसा क्यों होता है जब इतिहास को पढ़ रहे होते हो, है ना, तो आप मल्टीपल सोर्सेज पे डिपेंड करते हो। देखो, अगर आप एक दिन स्कूल ना जाओ और कोई आपको बताए कि पता है मैम ने ना, वो अपना मॉनिटर है ना, बहुत इतराता फिरता है, मैम ने तो उसको डांटा, पनिशमेंट दी। अब आपको यकीन भी हो रहा है, नहीं भी हो रहा है ना, आपको यकीन हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, क्या करेंगे आप लगेगा कि यार इससे पूछो, इससे पूछो, क्योंकि या तो श्योरिटी हो जाए कि हाँ सही बोल रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि यार मॉनिटर के बारे में तो आप किसी से पूछोगे, दूसरे से पूछ लिया, कुछ गर्ल्स से पूछ लिया, किसी या कोई जूनियर किसी से पता कर लिया कि तुम्हें पता चला ऐसा कुछ हुआ, आप क्या करोगे, मल्टीपल सोर्सेस से पता लगाओगे। तो यहाँ तो बात आ जाती है इतिहास की, और वो इतिहास आपको दूसरों के लिए बनाना है ना। अगर मैं इतिहासकार हूँ, मुझे कुछ लिखना है, तो मैं क्या करूंगी भाई, लिखने से पहले 10 बार 10 जगह से पता करूंगी, मल्टीपल सोर्सेस से, कि भाई हाँ ये सेम है कि नहीं। पता चले कोई बोल रहा है कि राम ने जो है रावण को मारा, लेकिन कोई कह रहा है नहीं रावण ने राम को मारा, है ना। तो ये दिक्कत ना हो जाए भैया, तो मल्टीपल सोर्सेस पर रिलाई करना पड़ता है एक प्योर सही इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, कंसिडरिंग मल्टीपल सोर्सेस हेल्प अस गेन मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द सेम इवेंट। सेम इवेंट है, हुआ सेम ही चीज है, फॉर एग्जांपल कि राम ने रावण को मारा,
मैं सिंपल राम का ही बता रही। चलो राम रावण तो हटा ही दो, हम अभी की बात करते हैं, हमारे जो दिल्ली सुल्तान्स की बात कर लेते हैं, या चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लेते हैं कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने डायनेस्टी की शुरुआत की है ना, नंद को हराया ऐसे करके। तो आप क्या करोगे, काफी सारे मल्टीपल सोर्सेस से पता करोगे ना कि भाई हाँ ऐसा ही हुआ था क्या, यही था क्या, कुछ और तो नहीं था, पता करोगे सबसे, ताकि भाई अलग अलग इंटरप्रिटेशन पर्सपेक्टिव समझ में आएंगे, तब जाके ना फाइनल उसको इंटरप्रेट करोगे। क्लियर हुआ? तो मल्टीपल सोर्सेस क्या करते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग समझने में, किसको, हिस्टोरिकल इवेंट्स को मददगार होते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स को बहुत अच्छे से समझने के लिए क्या काम आते हैं हमारे मल्टीपल सोर्सेस। ठीक है, प्रोवाइडिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, जो हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव और इंटरप्रिटेशन जो सेम इवेंट के प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हुआ? इंटरप्रिटेशन, मैं थोड़ा सा ना ऐसा लगता है गलत बोल रही हूँ, लेकिन ठीक है इंटरप्रिटेशन सही बोल रही हूँ। क्लियर हुआ? What are the some common sources used in studying history? कौन से कॉमन सोर्सेस को यूज किया जाता है हिस्ट्री पढ़ने में, है ना, कौन से कॉमन सोर्सेस को हम यूज करते हैं जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं। चलो देखते हैं। Some common sources of history include primary sources, documents, artifacts, secondary sources, books, articles, and oral stories passed down through generation. मतलब अगर हम इतिहास जान रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिक्कों से, ऑब्जेक्ट से, और किन किन से हमें पता चल पाता है। तो हमें किन से चलता है, जैसे प्राइमरी सोर्सेज हो गए, डॉक्यूमेंट्स मिल गए, कुछ भी आर्ट फैक्ट्स मिल गए। सेकेंडरी सोर्सेज जैसे किताबों के थ्रू, कोई आर्टिकल्स के थ्रू हमें इतिहास का पता चल रहा है। ओरल हिस्ट्रीज जो ओरली पास हुई है, जैसे अगर आपको कुछ पता चल रहा है तो ऐसा नहीं कि कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा। ओरल टू ओरल, जनरेशन टू जनरेशन, मतलब ओरली, नॉट इन अ रिटन फॉर्म, लिखित में नहीं है, आप मुंह से बोल रहे, मौखिक तौर पे। क्लियर? तो इन सब से हमें क्या मिलता है, इतिहास का पता चलता है। तो एक कॉमन सोर्सेज है हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए। क्लियर? चलो, हाउ कैन टाइमलाइंस हेल्प अस मेकिंग कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स? कैसे टाइमलाइंस हमें हेल्प करते हैं कनेक्शन बनाने में अलग अलग हिस्टोरिकल पीरियड्स के, है ना, कैसे टाइमलाइन मदद करते हैं। टाइमलाइन वही हम बोलते हैं ना, पहले BCE है, मतलब BCE है, बिफोर कॉमन एरा, फिर जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, उसके बाद CE आ गया, कॉमन एरा। तो ये टाइमलाइन कैसे हमें क्या करते हैं, हिस्टोरिकल पीरियड्स को कनेक्ट करने में मददगार होते हैं। चलो देखते हैं। Timelines help us see the continuity and change over time, making it easier to identify patterns, causes and effects between different historical periods. Timelines किस चीज में मददगार होते हैं, ये हमें मदद करते हैं see the continuity, है ना, कंटिन्यूटी को समझने में, and change over the time, कैसे जो है वक्त में बदलाव हो रहा है, making it easier to identify patterns, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में easier हो, ताकि हम समझ पाए अच्छा यहाँ से यहाँ ऐसा है, यहाँ से यहाँ ये चीज हुई है, कॉजेस को समझने में, है ना, कि अच्छा इस वक्त ये हुआ था, तब से अब ये बदला है। ठीक है, एंड इफेक्ट्स बिटवीन डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स, और जो अलग अलग हिस्टोरिकल ऐतिहासिक खंडों में जो भी चेंजेस हुए हैं, जो भी चीजें हुई हैं, उनको समझने में क्या होते हैं, ये हेल्प करते हैं, मददगार होते हैं। क्लियर? चलो, प्लेस These dates chronologically on the timeline, ये डेट्स को आपको क्रोनोलॉजिकली टाइमलाइन में प्लेस करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, जरूरी है इसको समझना। जैसे मैं अगर यहाँ पे रफली आपको बता दूं, देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, टाइमलाइन के हिसाब से करना है। तो टाइमलाइन आप पहले कैसे करोगे, पहले तो BCE वाले ईयर आएंगे, BCE वाले ईयर आते हैं, फिर आपका आता है जीसस क्राइस्ट का बर्थ, उसके बाद आता है कॉमन एरा। लेकिन एक चीज हमने देखी थी कि हम जब यहां से स्टार्ट करते कॉमन एरा से, तो हम 0 नहीं लेते, हम 1 से स्टार्ट करते। और यहाँ पे जो टाइम चलता है वो कैसा चलता है, यहाँ का जो टाइम चलेगा बैकवर्ड चलेगा। यहाँ का टाइम कैसा चलता है, बैकवर्ड चलता है, बैकवर्ड। यहाँ का बैकवर्ड चलता है, यहाँ का कैसे चलता है, फॉरवर्ड। यहाँ का कैसे चलता है, फॉरवर्ड चलता है ना, बैकवर्ड फॉरवर्ड। अब मैंने आपको इतना बड़ा हिंट दे दिया, अब ये जो आपको दिए हुए हैं इनको आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकली टाइमलाइन में ऐड करना है। जैसे 323 CE, 323 BCE, 100 CE, 100 BCE, 1900 BCE, 1090 CE और 2024 CE। ठीक है, CE क्या होता है, CE को बोलते हैं हम कॉमन एरा, वी कैन कॉल इट AD ऑल्सो, हम इसको AD भी बोल सकते हैं, एनो डोमिनी
BCE को हम और क्या बोल सकते हैं, BC, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, जिसे बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। क्लियर। अब आप इसको अरेंज करो, देखो कैसे करोगे, यहां नीचे ही अरेंज करते हैं, है ना, यहां पे टाइमलाइन बना देते हैं। ये देखो ऐसे यहां से खींचती हूं, यहां से स्टार्ट करेंगे हम टाइमलाइन। चलो अब क्या बोला है, BCE वाले इस साइड आ जाएंगे, CE वाले इस साइड आ जाएंगे। अब हमने क्या देखा, BCE में मैम हमें बैकवर्ड चलना है, यानी बैकवर्ड चलना है तो सबसे पहले हमें छोटा वाला BCE का लेना पड़ेगा। तो क्या लेंगे, पहले उसको सर्कल करते हैं, क्या ले लें सबसे पहले, चलो देखते हैं। यहाँ पे सबसे छोटा वाला BCE लेना है, तो आप क्या ले लोगे, 100 BCE। क्या लोगे आप यहां से ले लो, आप यहां से ले लोगे 100 BCE। यहां से क्या ले लिया आपने, 100 BCE ले लिया। फिर यहां से क्या ले लोगे आप, 100 BCE के बाद इससे बड़ा और क्या है, बैकवर्ड चलना है, हमें क्या चलना है, बैकवर्ड चलना है ना। क्योंकि हम कैसे चलते हैं, अगर हम लिख रहे हैं 10 तो 10 के बाद 12 आएगा, उसके बाद 13 आएगा, उसके बाद 14 आएगा। लेकिन यहाँ हमें कैसे चल रहा है, मतलब कैसे चलना है, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे में चलना है। वरना हम और टाइम कैसे जाएंगे, मतलब 1, 2, 3, 4, ये सही लग रहा है। अब आप सोचो ना यहाँ से कैसे लगेगा, 1, 2, 3, 4, यानी उल्टा जा रहे हैं, तो उल्टा ही जाना है। 100 BC, उसके बाद क्या आ जाएगा, एक और BC में यहाँ पे 323 BCE, ठीक है, 323 BCE, 323 BCE। उसके बाद क्या आ जाएगा, और क्या BCE में, एक तो ये ले लिया, एक ये ले लेते हैं 1900 BCE, ठीक है, ये ले लिया। BCE वाले तीनों खत्म हो गए, अब CE बचा है। नाउ अब क्या हो गया, जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो गया, है ना, ये क्या है, जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर है, ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर है। अब इसके बाद से CE शुरू हो जाएगा, क्या शुरू होगा, इसके बाद से CE हम स्टार्ट कर देंगे। अब हमें CE स्टार्ट करना है, तो अलग कलर से ले या सेम ले लेते हैं, चलो सेम ही कलर लेते हैं, येलो कलर से। हमने क्या देखा कि यहाँ पे हम 0 पे नहीं जाते, वहीं से शुरू करेंगे, 0 पे नहीं जाएंगे कि आप सोचोगे बीच में यहाँ 0 हो, फिर 1, 2, 3, यहाँ पे बैकवर्ड हुआ 100, 323, 1900, पीछे जा रहा है, यहाँ पे चलेगा फॉरवर्ड, यानी पहले यहाँ आ जाएगा 100 CE, उसके बाद क्या था, 100 CE के बाद 323 CE, उसके बाद क्या आ जाएगा, 323 CE के बाद आ जाएगा यहाँ पे 1090 CE, उसके बाद क्या आ जाएगा 2024 CE, CE आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये हमारा क्या है, टाइमलाइन, इसी को हमें बनाना था। अब आप एक चीज देखोगे कि 100 के बाद 324 आ रहा है ना, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, अगर ऐसे आप देखो प्लस हो रहा है टाइम, प्लस हो रहा है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, टाइम, यहाँ से माइनस, यहाँ से क्या हो रहा है, टाइम माइनस, और माइनस होना मतलब बैकवर्ड जाना, प्लस होना मतलब फॉरवर्ड जाना। क्लियर हुआ, आया समझ में। तो यही हमें जो है यहाँ पे बनाना है। तो देख लेते हैं, हमारा आंसर चेक कर लेते हैं। चलो अच्छा है, इसको हटाना नहीं पड़ रहा। तो टाइम लाइन में देखो 100 यहाँ पे बीच में जीसस क्राइस्ट की लाइन में ऐसे यहाँ पे बना देती हूँ, क्योंकि इसमें इस तरीके से बना हुआ है, मेरी तरह ही है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है, देख लो 100 CE 323 CE 323 CE 1090 CE 1090 CE। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे 2024 CE यहाँ पे आगे, है ना, टेंशन मत लेना कि मैम आगे लिखा ही नहीं है, ये रहा आगे, है ना, तो ये भी सही है। ओके, अब इस तरफ वाला देख लेते हैं, 100 BC 323 BC, ठीक है भाई, 1900 BC, ओके ठीक है। तो ये आपकी टाइमलाइन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने इसको आराम से इसलिए समझाया क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये टाइमलाइन समझ में आना चाहिए, पता चले ACBD क्या है पता ही नहीं है। मैंने बहुत ब्रीफली पुरानी बुक में भी, ओल्ड बुक के भी फर्स्ट चैप्टर में समझाया था, और यहाँ भी। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। चलो, हाउ डू वी मेजर हिस्टोरिकल टाइम, हम हिस्टोरिकल टाइम को कैसे मेजर करते हैं।
हिस्टोरिकल टाइम इज मेजर्ड यूजिंग कैलेंडर्स एंड एराज मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट इवेंट्स। अगर हमें क्या करना है, ऐतिहासिक टाइम वगैरह में मेजर करना है तो कैसे यूज करेंगे, कैलेंडर्स और इराज के थ्रू हम करेंगे। कैसे मेजर करेंगे, कैलेंडर्स और इराज के थ्रू, मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट इवेंट, कि क्या क्या खास ऐसे सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए। द ग्रेगोरियन कैलेंडर इज कॉमनली यूज वर्ल्ड वाइड। ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है, कॉमनली वर्ल्ड वाइड इसी कैलेंडर को यूज किया जाता है, ठीक है। बट अदर कैलेंडर्स, लेकिन जो अदर कैलेंडर्स है, कौन से, हिंदू हो गए, मुस्लिम्स हो गए, जीविश हो गए एंड चाइनीज, इनको भी यूज किया जाता है। Historical time is divided into periods such as BCE, बिफोर कॉमन एरा, एंड सीई कॉमन एरा। अगर हम बात करें हिस्टोरिकल टाइम्स की तो ये किस में डिवाइडेड है, ये बीसीई में यानी बिफोर कॉमन एरा, और सीई कॉमन एरा में इसको डिवाइड किया हुआ है। विद मेजर इवेंट्स मार्किंग द बिगनिंग ऑफ न्यू एराज। अब इन मेजर इवेंट्स के साथ ये क्या माना जाता है कि भाई किसी नए एरा की शुरुआत हुई है। टाइमलाइंस हेल्प इन विजुअलाइजिंग द सीक्वेंस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। टाइमलाइन किस में हेल्पफुल होती है ना, हिस्टोरिकल इवेंट्स को सीक्वेंसली समझने के लिए, विजुलाइज करने के लिए क्या होती है, हेल्पफुल होती है। क्लियर हुआ। तो हिस्टोरिकल टाइम क्या करते हैं, हम ये देख पाते, कैलेंडर और इराज को हम समझते हैं कि क्या खास उस टाइम पे हुआ है। हम अगर देखें वर्ल्ड वाइड क्या यूज किया जाता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं। हिस्टोरिकल टाइम कैसे डिवाइड करा है, पीरियड्स में, जैसे BC हम कह रहे हैं या CE कह रहे हैं, ठीक है। और मेजर इवेंट जब भी कुछ होता है ऐसा, उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई कुछ नए इरा की शुरुआत है, बिगनिंग ऑफ द न्यू एरा। क्लियर। चलो, हाउ कैन वेरियस सोर्सेज हेल्प अस अंडरस्टैंड हिस्ट्री। कैसे जो वेरियस सोर्सेज हैं हमें हिस्ट्री को समझने में हेल्पफुल होते हैं। चलो देख लेते हैं। वेरियस सोर्सेज सच एज आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, लिटरेरी टेक्स्ट, ओरल ट्रेडिशंस एंड आर्टिस्टिक वर्क्स हेल्प अस अंडरस्टैंड हिस्ट्री। बहुत से सोर्सेज, जैसे कौन से हो गए, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, जो भी आर्कियोलॉजी की खुदाई से हमें मिला है ना, या लिटरेरी टेक्स्ट, लिखित में जो टेक्स्ट मिल रहे हैं, ओरल ट्रेडिशन, ओरली जो चीज़ें पास हुई हैं मतलब जनरेशन टू जनरेशन, और आर्टिस्टिक वर्क, ये हमें क्या समझने में हेल्पफुल होते हैं, हिस्ट्री को समझने में मददगार होते हैं, ठीक है। इतिहास को कैसे समझ पा रहे हैं, इनके थ्रू समझ पा रहे हैं कि किसी ने क्या बताया उससे पता चल रहा है, या आर्टिस्टिक वर्क को देख के समझ रहे हैं, अच्छा ये टेक्स्ट है इनसे पता चल रहा है, वैदिक उपनिषद इनसे समझ में आ रहा है, या आर्कियोलॉजिकल फाइंड से कि भाई सिक्के देख के कुछ समझ में आ रहा है, बिल्डिंग्स के ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा है, रिमेन्स देख के समझ में आ रहा है, पेंटिंग्स देख के समझ में आ रहा है। आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी फिजिकल रिमेन्स लाइक टूल्स, पॉटरी इन बिल्डिंग्स। आर्कियोलॉजी स्टडी की हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएंगे, जैसे कोई टूल्स मिल गए, पॉटरी मिल गई, बिल्डिंग के रिमेन्स मिल गए, ये सब। लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड हिस्टोरिकल टेक्स्ट। लिटरेरी सोर्सेज में क्या क्या मिल जाएंगे हमें, मैन्युस्क्रिप्ट्स है ना, और हिस्टोरिकल टेक्स्ट। ओरल ट्रेडिशन में क्या मिल जाएंगे हमें, स्टोरीज, फोकलोर, ये सब मिल जाएगा। आर्टिस्टिक सोर्सेज में जैसे पेंटिंग्स मिल गई, स्कल्पचर्स मिल गए, इनको देख के समझ में आ जाएगा कि अच्छा भैया उस जमाने में ऐसा मानते थे, ऐसा इनका कल्चर था, ऐसा बिलीफ था, तो पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स को देख के हमें समझ में आ गया। बाय गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दीज डाइवर्स सोर्सेज, हिस्टोरियंस रिकंस्ट्रक्ट एंड इंटरप्रेट हिस्टोरिकल इवेंट्स। जब हिस्टोरियन को इतनी सारे ये सोर्सेज मिलते हैं, वो उन्हें क्या करता है, रिकंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट करता है, और उसके बाद हिस्टोरिकल इवेंट्स को क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट करेगा, रिकंस्ट्रक्ट करेगा, फिर उसको समझाएगा, इंटरप्रेट करेगा। क्लियर। तो ये सोर्सेस काम के होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस लिव। कैसे जीते थे, क्या करते थे पहले के लोग। देखो शुरुआती तौर पे जो आए ये हंटिंग गैदरिंग करते थे, है ना, ये हंटर एंड गैदरर्स थे। पहले शिकार करने का काम करते थे, कच्चा मांस खा रहे हैं, जानवरों का शिकार कर रहे हैं, फिर फायर की डिस्कवरी हुई और फॉरेस्ट से जो भी इकट्ठा हो पा रहा है वैसे ही काम करते थे। धीरे धीरे उनकी दिमाग की बत्ती जली, तो उन्हें समझ में आया कि हमें क्या करना है, अब सेटल एग्रीकल्चर करना है ना, हमें क्या करना है, अब खेती बाड़ी करनी है। खेती बाड़ी करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि आज बीज बोया और कल हो गया, उसके लिए रुकना पड़ता है, तो सेटल लाइफ जीने लग गए। तो ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिले। अर्ली ह्यूमंस और होमोसेपियंस, देखो अर्ली ह्यूमन बींग्स को हम होमोसेपियंस भी कहते हैं, लिव्ड एज हंटर्स एंड गैदरर्स, जो कैसे रहते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। पहले हंटर एंड गैदरर ही कहा जाता है, शिकारी करते थे, ठीक है। रिलाइंग ऑन हंटिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स की हंटिंग पर रिलाई करते थे, जानवरों का शिकार किया, खाया, है ना, और किस पे डिपेंड करते थे, प्लांट्स पे, जो भी फॉरेस्ट से प्रोड्यूस जो भी मिल गया। दे लिव्ड इन टेम्पररी शेल्टर्स लाइक केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। रहते कहाँ थे, देखो जो भी टेम्पररी ऐसी चीजें उन्हें मिल गई, गुफाएं मिल गई, है ना, रॉक शेल्टर्स मिल गए, वहां पे रहने का काम करते थे। पहले ऐसा तो था नहीं कि बंगलो वगैरह बनाए हैं, होटल्स हैं, कहीं रुक गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्ली ह्यूमंस यूज फायर एंड मेड टूल्स लाइक स्टोन एक्सेस एंड ब्लेड्स। अब क्या यूज करते थे, फायर और हाथ से बने हुए टूल्स, जैसे
पत्थर की कुल्हाड़ी हो गई, ब्लेड्स बनी हुई है ना, जो है आग का भी यूज उनको आ गया था। क्लियर? दे कम्युनिकेटेड यूजिंग लैंग्वेजेस दैट आर नाउ लॉस्ट एंड क्रिएटेड रॉक पेंटिंग्स। देखो वो बात तो करते थे, ऐसा तो थे नहीं कि कुछ नहीं बोलते थे, है ना। कुछ लोग वो होते हैं जो बिल्कुल ही बोलते ही नहीं है, सही बात है, गूंगे जैसे हो जाते हैं, लेकिन बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए, है ना। तो वो लोग भी बात करते थे, लेकिन उनकी लैंग्वेज कैसी थी, अलग, जो आज हमें देखने को सुनने को नहीं मिलती, अलग ही टाइप की लैंग्वेज थी। ठीक है, अब आज तो नहीं है, नाम बता पाएंगे, लेकिन और क्या क्या करते थे, पेंटिंग्स करते थे। देखो पहले फोन वोन था नहीं कि फोन कर रहे हैं, चैटिंग कर ली किसी से भी, फेसबुक इंस्टाग्राम पे बढ़िया चैट चल रही रात रात तक, नहीं, अब ऐसा तो है नहीं, बेचारे क्या करेंगे, पेंटिंग्स बनाते रहते थे, जो भी हो रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, गैदर हो रखे हैं, तो उसी का चित्र बना दिया, पेंटिंग्स बना ली। ठीक है, ओवर टाइम दे बिगेन टू कल्टिवेट क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेट एनिमल्स। धीरे धीरे समझ में आने लग गया उनको कि भाई अब हम क्या करेंगे, फसलें उगाएंगे, क्रॉप्स ग्रो करेंगे, जानवरों को पालेंगे, एनिमल को डोमेस्टिकेट करेंगे, लीडिंग टू सेटल एग्रीकल्चर कम्युनिटीज। अब धीरे धीरे क्या बन गया था, ऐसा समुदाय बन गया था, ऐसी कम्युनिटीज बन गई थी जो सेटल एग्रीकल्चर थी, है ना, सेटल लाइफ जी रहे थे, यानी एक जगह सेटल हो गए, बस भाई, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार बहुत हो गया इधर उधर इधर उधर, अब मुझे सेटल होना है, तो ऐसे ही समझ गए थे कि सेटल लाइफ जीनी है। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सोशल कॉम्प्लेक्सिटी एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और जिसके कारण हम कह सकते हैं कि सामाजिक तौर पे जटिलताएं बढ़ी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट हुआ, है ना, टेक्नोलॉजिकली क्या हुआ, हम ग्रो करें। क्लियर? तो पहले क्या थे, हंटर गैदरर, उसके बाद क्या बन गए, हम सेटल एग्रीकल्चरिस्ट बन गए, सेटल लाइफ जीने लग गए। क्लियर? चलो, डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स, ये टर्म्स हमको डिफाइन करना है, जियोलॉजिस्ट, पैलियोंटोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट। चलो देख लेते हैं। Many people study the history of the earth. Some of them are trained to uncover the secrets left beneath the earth's surface and help us learn about its past and also our past. Geologists study the physical features of the earth like the soil, stones, hills, mountains, rivers, sea, ocean, other such parts of the earth. बहुत से जो लोग हैं हिस्ट्री को, जो कैसी अर्थ की हिस्ट्री है ना, हमारा जो अर्थ है उसका इतिहास क्या रहा है जानने की कोशिश करते हैं। उनको पता है कि ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा इतिहास, ऐसी चीज़ें दबी हैं जिनसे हम इतिहास का पता लगा सकते हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो इसके लिए काम करते हैं, जैसे जियोलॉजिस्ट, है ना, वो अर्थ के फिजिकल फीचर्स को स्टडी करने का काम करते हैं। फिजिकल फीचर्स जो हमें नेचुरली मिले हैं, है ना, सॉइल, स्टोन्स, हिल्स, माउंटेन्स, रिवर, सी, ये सब क्या मिले, हमें नेचर से मिले हैं। पैलियोंटोलॉजिस्ट स्टडी द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, इनका काम क्या रहता है, प्लांट्स की स्टडी करना, जो भी रिमेन्स है प्लांट्स की उनको स्टडी करना। एनिमल्स और ह्यूमंस की स्टडी करना, उनके जो रिमेन्स है, मतलब फॉसिल्स, फ्यूल्स बोलते हैं ना, जो दफने, जो बोन्स वगैरह रिमेन्स जो मिल जाते हैं, उनको स्टडी करने का काम करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पैलियोंटोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट टाइम्स टू द प्रेजेंट, इनका काम क्या रहता है, हमारी सोसाइटीज़ को स्टडी करना। जैसे किसी कम्युनिटी की सोसाइटी को स्टडी करेंगे, उनके कल्चर को देखेंगे कि पास्ट में कैसा था, है ना, और अभी प्रेजेंट में कैसा क्या चल रहा है। तो हर चीज़ की स्टडी करना, लोगों की कम्युनिटी, उनके कल्चर के बारे में, वो कौन करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नाउ आर्कियोलॉजिस्ट, बड़े ही खतरनाक लोग, जो जिन्होंने तो हड़प्पा की सभ्यता, जो हम बोलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन, ढूंढ के निकाल दी। स्टडी द पास्ट बाय डिगिंग अप रिमेन्स दैट पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स लेफ्ट बिहाइंड, सच एज टूल्स, पॉट्स, बीड्स, फिगराइंस, टॉयज, बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, बर्न ग्रेन्स, पार्ट्स ऑफ हाउसेस, ब्रिक्स, अमंग अदर्स। अब क्या बोला जा रहा है, इनका क्या काम था, क्या क्या चीजें इन्होंने पता लगाई, जैसे लोगों ने, है ना, या प्लांट्स की या एनिमल्स की, कुछ भी ऐसी चीजें जो दफन है, जो छूट गई, जो पीछे रह गई, जैसे टूल्स पुराने उनके छूट गए तो छूट गए, आज हम उन्हें स्टडी करते, पता चलता है अच्छा हड़प्पा के टाइम पे यूज़ करते थे या मेगालिथिक बरियल के टाइम पे यूज़ किया जाता था, हमें पता चलता है। पॉट्स का, बीड्स का, फिगराइंस का, टॉयज़ का, बोन्स का, है ना, या एनिमल के टीथ मिल गए तो समझ में आ जाता है कि अच्छा ये जानवरों का यूज़ किया जाता था, हंटिंग की जाती थी, ठीक है, डोमेस्टिकेट किया जाता था। ह्यूमंस हो गए, बर्न ग्रेन्स, जले हुए अनाज से समझ में आता है कि ये ग्रेन्स वो लोग उगाते थे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ हाउसेस और ब्रिक्स अमंग अदर्स, ये सारे ऑब्जेक्ट्स को पता करके स्टडी करने का काम कौन करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। तो ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, पैलियोंटोलॉजिस्ट और हमने क्या देख लिए, जियोलॉजिस्ट, ठीक है। चलो, हैव यू एवर, चलो कोई नहीं, आंसर दिखी गया, वैसे भी दिखाना था। हैव यू एवर सीन ओल्ड कॉइन्स, बुक्स, clothes, jewelry or utensils in and around your houses? What type of information can we gain from such objects or from old houses or building? अच्छा, आपसे पूछा जा रहा है कि कभी आपने पुराने सिक्के, किताबें हो सकती हैं, कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई,
कोई भी ऐसे बर्तन भांडे, है ना, अपने घर में देखे, वॉट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन वी गेन फ्रॉम सच ऑब्जेक्ट्स, इन ऑब्जेक्ट्स से हमें किस टाइप की जानकारी मिल सकती है, और फ्रॉम ओल्ड हाउसेज और बिल्डिंग्स, या पुराने घर हो गए या बिल्डिंग्स हो गई, उनसे क्या जानकारी मिल सकती है। Yes, I have seen old coins, books, clothes, jewelry and utensils at home. ये आपको अपने अकॉर्डिंग करना है, लेकिन मैंने बनाया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं कि भाई हाँ, मैंने ओल्ड कॉइन्स, बुक्स, क्लोथ्स, ज्वेलरी और यूटेंसिल्स देखे हैं घरों में। These items provide insights into the past. ये आइटम्स क्या हमें प्रोवाइड करते हैं, इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। Coins show us who ruled in earlier times and how many was used. Coins, सिक्के हमें क्या दिखाते हैं कि किस राजा के शासन में के सिक्के हैं ये, है ना, समझ में आता है कि भाई उन राजा के, उनमें अगर चित्र ऐसा बना है, कुछ भी ऐसे इंस्क्राइब करा हुआ है, बना हुआ है, तो दिख जाएगा कि भाई ये क्वेश्चंस के टाइम के सिक्के हैं, है ना, या शार्क्स के टाइम के सिक्के, समझ में आ जाता है हमें। बुक्स गिव अस स्टोरीज एंड नॉलेज फ्रॉम द पास्ट, किताबें हमें क्या सुनाती, किताबों से हमें क्या मिलता है, कहानियां मिलती है, कहानियां मिलती है, नॉलेज मिलता है, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। क्लोथ्स रिवील फैशन ट्रेंड एंड सोशल स्टेटस फ्रॉम डिफरेंट पीरियड्स, क्लोथ्स क्या रिवील करते हैं, फैशन ट्रेंड, है ना, और सोशल स्टेटस जो हमें डिफरेंट पीरियड से मिलते हैं कि पता चले भाई उस टाइम पे अच्छा ये ट्रेंड था, ऐसे कपड़े पहना करते थे, ये सब होता था, ठीक है। ज्वेलरी रिफ्लेक्ट्स क्राफ्ट्समैनशिप एंड इट्स कल्चरल सिग्निफिकेंस, ज्वेलरी क्या दिखाती, क्राफ्टमैनशिप दिखाती और उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस कि भाई उस जमाने में ऐसा कल्चर फॉलो करते थे, है ना, ये गहने का स्टाइल था, ये तरीका था। यूटेंसिल्स टेल्स अस अबाउट डेली लाइफ, यूटेंसिल्स, बर्तनों से हमें समझ में आता है कि भाई डेली लाइफ में क्या है, इनका कैसा क्या चलता था। इंक्लूडिंग कुकिंग इन हैबिट्स, इवन कुकिंग हैबिट से भी समझ में आता है। ओल्ड हाउसेज एंड बिल्डिंग्स ऑल्सो शो अस आर्किटेक्चरल स्टाइल एंड लिविंग कंडीशन, पुराने घर हो गए, पुरानी बिल्डिंग हो गई, हमें क्या दिखाते हैं, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स और लिविंग कंडीशंस के बारे में बताते हैं कि कैसे जीते थे, क्या पहनते थे, क्या तरीका था, क्या कल्चरल बिलीफ्स थे, हमें समझ में आएगी ना पुरानी चीज़ें देख के कि अच्छा ऐसे ड्रेसअप स्टाइल था, ऐसा ड्रेसिंग था, अच्छा इस टाइप की ज्वेलरी पहना करते थे, ये कल्चर था। These objects help us understand how people lived, worked and thought in earlier times. ये ऑब्जेक्ट से हमें समझ में आ जाता है कि भाई कैसे पहले रहते थे, क्या काम करते थे, है ना, वो क्या सोच विचार रखते थे, क्या सोचते थे, कैसे रहते थे, ये सब हमें इन सब से पता चलता है, इन सारी चीज़ों से। क्लियर? चलो, हाउ डू यू थिंक अंडरस्टैंडिंग द पास्ट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द प्रेजेंट वर्ल्ड, कैसे आपको लगता है कि अगर हम पास्ट को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, पास्ट को समझ पा रहे हैं, तो ये हमें प्रेजेंट वर्ल्ड को समझने में हेल्प करेगा, कैसे? Understanding the past to understand the present. Present learning from history. Studying past events help us recognizing patterns and consequences, allowing us to avoid repeating mistakes. For example, understanding the cause of past conflicts can help in forming better diplomatic strategies today. अगर हम इतिहास को समझते हैं, है ना, पास्ट के बारे में जानते हैं, तो हमें प्रेजेंट को सुधारने में, प्रेजेंट को सॉल्व करने में वो चीज़ें मददगार होती है। क्लियर हुआ? जैसे अगर कुछ भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट बीते सालों में हुए या पास्ट में हो, तो अभी ऐसी कुछ सिचुएशन लगती तो हमें समझ में आ जाएगा ना कि अरे पहले जो गलती की थी अब वो नहीं करेंगे, तो हमें क्या होता है, एक आइडिया मिल जाता है ना, पास्ट की चीज़ों से प्रेजेंट की चीज़ों को हैंडल करने का। जैसे हम बोलते हैं कि अरे देखा नहीं उस दिन तुमने गुस्सा कर दिया तो ऐसा हो गया था, तो आज गुस्सा नहीं करेंगे, आज हम इस तरीके से बात करेंगे, तो हो सकता है इस बात हो जाए, है ना, तो हमें पुरानी गलती से सीखने को मिला। कल्चरल अवेयरनेस हमें मिलती है। नोइंग अबाउट हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड कल्चरल चेंजेस अलाउज अस टू अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी ऑफ सोसाइटी। अगर हम हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में जान पाते, कल्चरल चेंजेस के बारे में जान पाते, तो हमें क्या होता है, हम हमारी जो सोसाइटी, जो समाज है, उसकी डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट कर पाते हैं, है ना। दिस फोस्टर्स टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस इन आवर ग्लोबलाइज वर्ल्ड। हमें जब पता रहेगा अच्छा पास्ट से ये चीज़ें इतना मिक्स होते होते आई है, जो हमारे यहाँ इतनी डाइवर्सिटी है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या रहता है, इन चीज़ों के प्रति टॉलरेंस रहता है ना। हम ऐसा तो है नहीं कि चिढ़ रहे हैं, जल रहे हैं, हमारे अंदर क्या रहता है कि भाई ठीक है, होता है, टॉलरेंस है कि इन जैसे हमारी चीज़ें, हमारा कल्चर है, वैसी उनका भी है। क्लियर? चलो, contextualizing modern issues. Many current problems have historical roots. For instance, political boundaries, social structures and economical system are often shaped by past events. अब बहुत सी current problems है ना, उनके historical roots रहते हैं। कुछ भी ऐसी करंट प्रॉब्लम जो अब चल रही, तो उनके जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, पुरानी है, इतिहास से आई है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल बाउंड्रीज हो गई, जैसे सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल सिस्टम हो गया, ये ऑफन शेप्ड बाय पास्ट इवेंट्स। इनका जो आज जो हमें दिखता है, ये पास्ट इवेंट्स से ही तो हुआ है। हम जैसे अभी बोलते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ है ना,
बांग्लादेश बटा है आया है। तो पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो हमारा कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक ही था। जब 1947 में आज़ादी की बात की गई तब जाके मांग की गई पाकिस्तान की, लेकिन उससे पहले तो एक था। तो अब पास्ट से हमें समझ में आता है कि पहले एक था लेकिन अब अलग हो गया है। पास्ट से ही समझ में आया ना। टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस, द हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शो हाउ टू past discoveries have shaped today's advancement. This recognition help us appreciate and build upon scientific progress. अगर जो हमारी इतिहास है साइंस का, तकनीक का, टेक्नोलॉजी का, ये हमें क्या दिखाता है कि पुराने बीते टाइम में क्या क्या डिस्कवरीज की गई हैं, है ना। जो आज हम इतना एडवांसमेंट है, इतना हमारे अंदर हमें ग्रो कर रहे हैं, एडवांसमेंट है, तो किन के कारण है? पास्ट डिस्कवरीज से। दिस रिकॉग्निशन हेल्प अस अप्रिशिएट एंड बिल्ड अपॉन साइंटिफिक प्रोग्रेस। और यही रिकॉग्निशन हमें किस चीज़ में मददगार करता है? हमें अप्रिशिएट करता है ना, साइंटिफिक प्रोग्रेस में हम क्या कर पाते, बिल्ड कर पाते। क्लियर? चलो, पर्सनल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज, अंडरस्टैंडिंग पर्सनल एंड कलेक्टिव हिस्ट्रीज कंट्रीब्यूटिंग टू द सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। अब अगर हम क्या करते हैं, खुद एक आइडेंटिटी, हमारे जो धरोहरों को, उनको समझते हैं, तो हमें क्या समझ में आता है इससे? बिलोंगिंग्स, identity. It helps individuals and communities understand their place in world and their connections to other. इससे क्या मदद होती है? जो इंडिविजुअल्स होते हैं, कम्युनिटीज होती है, समझती है ना कि मेरा स्थान, अपना स्थान क्या है दुनिया में, है ना, और उनका कनेक्शंस अदर्स, दूसरे लोगों से क्या है। लर्निंग अबाउट द पास्ट गिव्स अस इंसाइट दैट हेल्प अस मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। पास्ट के बारे में हम जब जानते हैं तो हमें बाकी के डिसीजंस, बात की चीजें समझ में आती है। शेप आवर व्यूज एंड गाइड आवर एक्शंस इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट की चीजों से हम क्या कर पाते हैं, जो प्रेजेंट है या हमारा फ्यूचर, उसको शेप दे पाते हैं, उसको उस हिसाब से मैनेज कर पाते हैं। क्लियर? तो इसीलिए भाई ये जरूरी है। हु कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑल द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सो जो हिस्ट्री का सोर्सेज है उनके लिए कॉन्ट्रीब्यूट कौन करता है? चलो देखते हैं। Historians themselves, but also archaeologists, epigraphists who study ancient inscriptions, anthropologists who study human societies and their cultures, experts in literature and language, and some more. हमसे बोला जा रहा है कि पास्ट को समझने के लिए, हिस्ट्री को समझने के लिए जो सोर्सेज हैं, है ना, कौन कंट्रीब्यूट करता है? तो सबसे पहले तो इतिहासकार खुद रहेंगे, है ना, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट भी रहते हैं। और एपिग्राफिस्ट कौन होते हैं? जो एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस को पढ़ सकते हैं, वो एपिग्राफिस्ट होते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो ह्यूमन सोसाइटीज और उनकी कल्चर्स को स्टडी करने का काम करते हैं, अभी हमने समझा था। एक्सपर्ट्स इन लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस एंड सम मोर, है ना, मतलब इन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है ना, इन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है इतिहास को समझने में। In addition, in the last 50 years or so, scientific studies have been contributing more and more to the reconstruction of the past. इनके साथ साथ साइंटिफिक स्टडीज ने भी बहुत मदद की है हमें, है ना, पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने में साइंटिफिक स्टडी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, स्टडीज ऑफ एंशियंट क्लाइमेट। अगर हमें प्राचीन जो है क्लाइमेट के बारे में पता करना है तो वो इनके थ्रू पता चल रहा है। केमिकल स्टडीज ऑफ एक्सकेवेटेड मटीरियल्स, जो भी खुदाई करके मटीरियल्स निकले हैं उनकी केमिकल स्टडी करना, है ना, जेनेटिक्स की स्टडी करना एंशियंट पीपल की। ये क्या देते हैं? फ्रेश इंसाइट देते, फ्रेश जानकारी हमें देते, विच सप्लीमेंट द मोर यूजफुल रिसोर्सेज। जो क्या सप्लीमेंट करती, जो हमें क्या देते हैं, और यूजुअल रिसोर्सेज हमें मिलते हैं। And when historians study recent history, which usually means the last 2 or 3 centuries, another source is newspaper. For the last few decades, electronic media, television, the internet, etc. can also be consulted. अब अगर हम बोले कि recent history पता करनी है, 3-4 साल पुरानी, है ना, कुछ 1-आध साल पुरानी, तो ये किनसे पता चल पाता है हमें? न्यूज़पेपर से, है ना, और टेलीविजन से, इंटरनेट से। क्लियर? तो इन सोर्सेज के थ्रू हमें इतिहास या हिस्ट्री पता चल पाती। क्लियर? चलो, एक्सप्लेन हाउ कैलेंडर्स हैव बीन ट्रेडिशनली मेड इन इंडिया विद एन एग्जाम्पल। आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है कि कैसे जो कैलेंडर्स है ना, ट्रेडिशनली बने हैं इन इंडिया में, एग्जाम्पल के साथ। इंडिया में कैसे एक तरीके से कैलेंडर बने? Many Indian calendars rely on the position of the sun and the moon to define the months of the year. जो हमारे भारत के कैलेंडर है, जो हमारे इंडियन कैलेंडर है ना, वो किस पे डिपेंड करते हैं? मून और सन की पोजीशन पे रिलाई करते हैं, इनके हिसाब से वो बनाते हैं। A Panchang is a book of tables which lists the days of each month along with related astronomical data. जैसे पंचांग की हम बात करें तो पंचांग क्या है? बुक है ना, टेबल्स की बुक है जो लिस्ट करती है डेज ऑफ ईच मंथ along with related astronomical data. हर मंथ में कैसी कैसी क्या चीज़ें आ रही हैं, हम पंचांग देखते तो पता चलता है ना कि कब पूर्णिमा है, कब अमावस्या, ये सारी चीज़ें हमें पता चल पाती है। फॉर इंस्टेंस, इट प्रिसाइजली प्रेडिक्ट्स इवेंट्स लाइक सोलर एंड लूनर इक्लिप्सेस। इवन वो ये भी बताती है कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, ये भी हमें इसमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। टाइम्स फॉर सनराइज एंड सनसेट, भाई सनराइज कब होगा, किस दिन, सनसेट कब होगा, उसका टाइम भी इसमें रहता है। पंचांग स्टिल वाइडली यूज इन इंडिया। इंडिया में स्टिल अभी भी वाइडली पंचांग को यूज़ किया जाता है।
ऑफन ऑल्सो गिव वेदर प्रेडिक्शन फॉर द ईयर, डेट्स एंड टाइमिंग्स ऑफ फेस्टिवल्स एंड मोर। और किस चीज़ की जानकारी देते हैं हमें? वेदर प्रेडिक्शन भी मिलती है, मौसम की जानकारी भी इनसे मिल जाती है ना, डेट्स, टाइमिंग्स, फेस्टिवल का टाइमिंग क्या है, कब क्या डेट है, और भी बहुत सी जानकारी पंचांग से हमें मिलती है। तो आप जैसे हिंदू हमारी बात करें, पंचांग देखोगे ना, तो उसमें आप ये बनता कैसे, इतना ध्यान रखना, सन और मून की पोजीशन के हिसाब से बनाया जाता है। इसमें फेस्टिवल्स हो गए, है ना, ग्रहण हो गए, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सोलार या लूनर एक्लिप्सेस हो गए, है ना, अमावस्या, पूर्णिमा, बहुत सी चीज़ें, कौन सी क्या चीज़ें, सनसेट कब होगा, सनराइज होगा, सब इसमें लिखा रहता है, बना रहता है ना। इतनी अच्छी जानकारी क्यों मिल रही? क्योंकि हमने देखा ना कि सन और मून की पोजीशन के हिसाब से सेट करते हैं, तो ऑब्वियसली सब बता ही पाएंगे फिर वो। क्लियर हुआ? आया समझ में? चलो भाई, और लाइक नहीं किया अभी तो फटाफट से लाइक कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, केस बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। ओवर लॉन्ग एजेस द अर्थ क्लाइमेट हैज गॉन थ्रू मेनी चेंजेस। ऐसा नहीं कि आज जैसा क्लाइमेट हमारे अर्थ में पहले भी ऐसा था, तो काफी वक्त से, बहुत पुराने टाइम से अर्थ के क्लाइमेट में बदलाव आए हैं। At certain times it was very cold and much of the earth was covered with ice. कई बार तो ऐसा भी हुआ था एक बार कि अर्थ का ज्यादातर जो हिस्सा है वो किससे कवर हो गया था? बर्फ से कवर हो गया था, आइस से कवर्ड था। दिस इज कॉल्ड एन आइस एज। और इसी को क्या बोलते हैं? आपने कभी सुना होगा ना, आइस एज। इवन एक मूवी भी आई थी, ठीक है, आइस एज। एज यू विल लर्न इन ग्रेटर डिटेल इन साइंस, और इसके बारे में आप साइंस में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। Later, when the climate warmed up, this ice partly melted and the resulting waters swelled the existing rivers and eventually drained into the oceans. अब क्या हुआ? जब क्लाइमेट वार्म होगा तो जो आइस एज थी, यानी जो बर्फ जमी हुई थी, वो क्या होगी? वो मेल्ट होगी ना, वो पिघलेगी, है ना, वो क्या होगी? बर्फ पिघलेगी। पिघल के कहाँ जाएगी? एक जगह तो रहेगी नहीं। पानी क्या होता है? अगर बहता है तो बहता ही रहता है। बर्फ जैसे आप फ्रिज वगैरह की देखते हैं, फ्रीजर की, तो अगर पिघलती है तो क्या वहीं की वहीं रहता है, पानी स्टोर बहकर बाहर आता है ना। तो ये भी बहकर जो पानी ओशंस में चला गया, है ना। द लास्ट आइस एज लास्टेड फ्रॉम ओवर 1 लाख years ago to around 12,000 years ago, है ना। क्योंकि ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हुई थी ना हमारे मतलब अर्थ में, वो ऑलमोस्ट 12,000 years ago ही हुई थी। तो ये कहां से कहां तक रही थी आइस एज? 1 लाख years ago to around 12,000 years ago. आफ्टरवर्ड्स लिविंग कंडीशंस इंप्रूव फॉर ह्यूमंस। बाद में जो लिविंग कंडीशंस है वो इंप्रूव हुई, बेटर हुई, है ना। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन एंड कल्टिवेटिंग सीरियल्स एंड ग्रेन्स। अब बहुत से हिस्सों में जैसे ही मौसम वार्म होने लग गया, क्लाइमेट वार्म होने लग गया, तो ये लोग फसल वगैरह उगाने लगे, सीरियल्स, ग्रेन्स वगैरह उगाने लगे, अनाज उगाने लग गए। दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज कैटल, गोट्स एटसेट्रा। और ऐसे इतना ही नहीं, सिर्फ उनको ये समझ में आ गया था हंटिंग गैदरिंग तो ठीक है, लेकिन अब हमें सेटल लाइफ जीनी है, तो जो है क्रॉप्स वगैरह उगाने लग गए थे, ठीक है। कैटल, गॉड्स डोमेस्टिकेट भी करने लगे थे, जानवर भी पालने लग गए थे। क्लियर? चलो नाउ आपके पास क्वेश्चन है पहला, डिफाइन आइस एज। आइस एज आपको डिफाइन करना है। तो आइस एज अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, कई बार ऐसा हुआ था जब अर्थ बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी थी, और अर्थ का क्लाइमेट कैसा कह सकते हैं, बहुत ज्यादा ठंडा था, और अर्थ का जो ज्यादातर हिस्सा आइस से कवर था, जिसे हम बोलते थे आइस एज, ठीक है। At certain times, the Earth's climate was very cold and much of the Earth was covered with ice. This is called an ice age. How living conditions improved for humans after the ice age? कैसे जो living conditions थी humans की, है ना, humans के लिए ice age के बाद change हुई, क्योंकि हमने देखा था ना बदलाव आए थे, जानवर पाने लग गए थे, ग्रेन्स उगाने लग गए थे, है ना, वार्म हो गया था ना मौसम, यही अभी पढ़ा था हमने, तो यही आंसर करेंगे, देख लेते हैं। Afterwards, living conditions improved for humans in many parts of the world. They started settling down and cultivating cereals and grains, है ना। चलो देख लेते हैं। In many parts of the world, they started settling down and cultivating cereals and grains. They also domesticated animals such as cattle, goats, etc. That's it. Easy है, पढ़ा भी है चैप्टर में, और पैसेज से देख के हमें बताना है। क्लियर? चलो भाई, सो इसी के साथ हमारी इस चैप्टर की वर्कशीट एंड होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी दिक्कत परेशानी होती है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ठीक है। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से आप देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।